Hello everyone, welcome to Global E-Learning Platform, and today we are start a new chapter from plus 2 class, the molecular basis of inheritance. जो प्रीवियस चैप्टर किया था कि कैसे जो करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं। जो ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो रही थी उसमें डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो पेरेंट्स के करेक्टर थे वो भी ट्रांसफ़र हो रहे थे ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो उनका बेसिस क्या है, किस बेस पे वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होंगे। तो ये अगर इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए होता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, बट कुछ एक ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए होता है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें कि डीएनए क्या होता है, तो फुल फॉर्म डीएनए की होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। कि इसके अंदर क्या होगा कि डीऑक्सीराइबो शुगर होगी एक तो इसके अंदर, और न्यूक्लिक एसिड है, मीन्स कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में थ्री थिंग्स होती हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होगा, नाइट्रोजनस बेस होंगे, एंड पेंटोस शुगर होती है जिसको हम राइबोस शुगर बोलते हैं। उनकी बात करते हैं। अगर हम एक क्रोमोसोम को देख रहे हैं तो क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होंगे, क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, प्रोटीन्स होंगे, एंड प्लस न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड होता है प्रोटीन के साथ। ये मीन्स के क्रोमोसोम के अंदर ये 2 थिंग्स होती हैं। और यहाँ से अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। सेकंड वन इज आरएनए। हम स्टार्ट करते हैं विद डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अगर इसकी बात करें डीएनए की, तो डीएनए इज लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, कि सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, एंड रिप्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जो पेरेंट्स के करैक्टर हैं, पेरेंट्स के करैक्टर हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर लेके जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जो प्रोटीन या कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ह्यूमन बीइंग है या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो होता है डीएनए। अगर डीएनए की बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी बोलें उसको या इनहेरिटेंस बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। कि हेरिडिटी का मतलब ये है कि जो करैक्टर ट्रांसफर है वो, एंड इनहेरिटेंस का मतलब वो है कि जो पेरेंट्स के करैक्टर है ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, कि उस चीज़ का मॉलिक्यूलर बेस है। अगर मॉलिक्यूल लेवल पे हम देखें कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो है क्या, तो वो डीएनए है, मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो। अगर हम जेनेटिक मटेरियल हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ा था कि जो मेंडल हैं उन्होंने डिस्कवरी की, बट उन्हें रिकॉग्निशन नहीं हुआ, रिकॉग्निशन नहीं मिला उन्हें। सेम उसी तरह है जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की, डीएनए के बारे में डिस्कवरी की, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला था। अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय फ्रेडरिक मिशनर फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। पस सेल बोले या WBC बोले एक ही बात है। कि जो साइंटिस्ट था उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 1869 के अंदर, 1869 के अंदर डिस्कवर किया था। कहाँ से किया था, पस सेल से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से किया था, इंपॉर्टेंट है कि किसने किया था। फ्रेडरिक मिशनर ने इसको डिस्कवर किया था, एंड कहाँ से, WBC से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इन्होंने साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो इसका नाम लिखा, इसका नाम जो दिया वो दिया न्यूक्लियाइन। न्यूक्लियाइन क्यों नाम दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियाइन नाम दिया गया। फिर इन 1884
हार्टविंग एक साइंटिस्ट था जिन्होंने जो न्यूक्लियन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहेरिटेंस के लिए। तो जो हार्टविंग एक साइंटिस्ट था, हार्टविंग साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो न्यूक्लियन है वो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? न्यूक्लियन की जो ट्रांसफर हो रहा है। देखो कि इसमें कितना है 1869 है ना, और इसमें 1864, यानी कि उसके बाद का ईयर है। तो जिसमें इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियन है वो ट्रांसफर हो रहा है, करैक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। फिर एक अनदर साइंटिस्ट आया एल्टमैन। एल्टमैन थे, वो स्टूडेंट थे मिस्टर के, फ्रेडरिच के स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या कहा कि रीनेम न्यूक्लियन एज ए न्यूक्लिक एसिड। कि जो एल्टमैन था इन्होंने 1889 के अंदर 1869 के अंदर न्यूक्लियन को डिस्कवर किया, और 1889 के अंदर जो न्यूक्लियन है उनका नाम चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इन्होंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए, 2 टाइप्स के। फिर एक अनदर साइंटिस्ट आए कोरनबर्ग इन 1957 के अंदर। 1957 के अंदर कोरनबर्ग ने फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो। इन विट्रो के अंदर डीएनए को सिंथेसाइज किया। एक होता है इन विवो। इन विवो, इन विवो का मतलब होता है इन साइड द बॉडी। इन विवो, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आता है वर्ड कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड दी बॉडी हो रही है उस केस में। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने सिंथेसाइज किया डीएनए को, और इनके इस डिस्कवरी के लिए कि जो डीएनए है उसको सिंथेसाइज किया, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1959 के अंदर। 1959 के अंदर कोरनबर्ग को नोबेल प्राइज से नवाजा गया कि इन्होंने जो डिस्कवर किया कि जो डीएनए है उसको इन विट्रो के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, इनके लैब के अंदर डीएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इन्होंने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोट में यूकैरियोट्स में कैसे वेरी करता है, कैसे उसमें कैसे शेप होती है डीएनए की और कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है और कैसे प्रेजेंट होता है, उनकी बात करें। तो अगर उनकी बात करें तो सर्कुलर एंड एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। एंड जो डीएनए होगा, जैसे ये सेल है, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन तो होती नहीं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड आउट होती हैं। तो अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये एक प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स बोलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन नहीं है तो जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। एंड हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। अगर प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंडेड नहीं होता है, जो फ्रीली मूव आउट करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। एंड हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं जिसमें कि जो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, बीटी कॉटन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उनमें अगर हम बात करते हैं तो उनमें यूज़ करते हैं प्लाज्मिड्स का, कि जो प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज़ करके उन पे जो डीएनए सेगमेंट इंसर्ट करके उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट के अंदर, जो डीएनए सेगमेंट ट्रांसफ़र करना होता है उसको। तो इस केस में क्या होगा कि जो डीएनए है, अगर ये सेल है और सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए है, इस पोजीशन के अंदर स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। मोस्ट केस में बैक्टीरिया के अंदर मिल जाते हैं। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वायरस को देखें,
वायरस को देखें तो वायरस के अंदर मोस्टली क्या होता है, आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल, बट कुछ एक केस ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटीरियल होता है। बट वायरस को हम न ही तो लिविंग के अंदर काउंट करेंगे और न ही नॉन लिविंग के अंदर काउंट करेंगे, बिकॉज कि जो वायरस होते हैं वो अगर इनएक्टिव स्टेट में है, कि अगर फेवरेबल कंडीशन उनके पास नहीं है तो वो क्या होंगे, इनएक्टिव स्टेट में होंगे, इनएक्टिव स्टेट में होंगे। बट जब वो किसी होस्ट पे जाते हैं, होस्ट में मतलब क्या है कि वो बॉडी पे जाएंगे और वो बॉडी पे जाने के बाद उस बॉडी पे जाने के बाद वो बॉडी पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। बॉडी पे अगर ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं मीन्स कि जो उनका एक डीएनए का सिस्टम है वो डीएनए के साथ कंबाइन होके और खुद की बॉडी को वो अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, और वहीं से वो अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ होस्ट बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की बात करें मीन्स कि हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग की, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनकी बात कर रहे हैं। इस केस में जो डीएनए होता है वो लीनियर एंड कॉन्फाइंड द न्यूक्लियस एंड जिसे न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। कि जैसे हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए होता है। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा तो कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। लीनियर डीएनए होगा और कन्फाइंड होगा इनटू द न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर होता है इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। डीएनए एंड प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स जो कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं क्रोमेटाइन फाइबर्स, जो सेल डिवीजन के दौरान यूज होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। वैसे तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट अगर हम बात करें कि जो डीएनए है वो अदर देन न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो टू ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। उन दोनों ऑर्गेनेल्स के अंदर भी उनका जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो इनको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। उस केस में टू ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड विच कंटेन सेल्फ डीएनए, और अगर इनका खुद का डीएनए है मीन्स कि ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं और सेल डिवीजन कर सकते हैं, मीन्स कि खुद का नंबर बढ़ा सकते हैं। इस केस में अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का जो नंबर होता है वो सेल के अंदर वेरी करता रहता है, जो अमाउंट है वो वेरी करता रहेगा सेल के अंदर, सेल की एक्टिविटी के हिसाब से। एक स्पीसीज के अंदर अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट होती है। कि जैसे ह्यूमन बीइंग की जो सेल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जो डीएनए का अमाउंट होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम पे क्या होता है, क्रोमोसोम पे क्या होंगे, क्रोमोसोम पे जीन जो होते हैं, क्रोमोसोम पे जीन होंगे, और जीन किससे बने होते हैं, वो स्मॉल सेगमेंट होते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होंगे, शुगर मॉलिक्यूल होंगे, प्लस में फॉस्फेट ग्रुप होगा। इन तीन चीजें जो बनते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और इनको न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं, जिसमें तीनों चीज प्रेजेंट होती हैं। अगर तीनों चीज अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो डीएनए है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।